Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 22nd July 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of June 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about India-Bangladesh relations. And this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view, especially the subtopic India and its neighborhood relations point of view. With help of this article, we will try to analyze India-Bangladesh relations right from the past to present time. So सबसे पहले ब्रीफली देख लेते हैं दैट हाउ बांग्लादेश वाज क्रिएटेड एज अ कंट्री. सो आप सबको पता है कि जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था इन 1947, तो उस टाइम में पाकिस्तान को दो टेरिटरीज दी गई थी. One was known as West Pakistan on the western side of India and another one the East Pakistan on the eastern side of India. Both territories were given to Pakistan on the basis of Muslim majority population. तो दोनों ही एरिया में मुस्लिम मेजॉरिटी थी और इस कारण से इसको पाकिस्तान बनाया गया. लेकिन इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस था. जो वेस्ट पाकिस्तान वाले लोग हैं ज़्यादातर वो पंजाबी या उर्दू लैंग्वेज बोलते हैं, जबकि जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो मुस्लिम तो थे बट दे स्पोक बंगाली, और कल्चर वाइज दे वेर मोर क्लोज टू द बंगाली कल्चर ऑफ वेस्ट बंगाल और इवन असम. तो इस कारण से ये जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग हैं वो कभी भी मेन स्ट्रीम नहीं हो पाए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में. जो वेस्ट पाकिस्तान के उर्दू और पंजाबी बोलने वाले लोग थे वो हमेशा ही डोमिनेंट रहे इन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान. और धीरे धीरे इस कारण से ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के मन में एक तरह का फ्रस्ट्रेशन, एक तरह का डिसइंचेंटमेंट डेवलप होना शुरू हुआ बिकॉज ऑफ द नेग्लेक्ट सोन बाय द गवर्नमेंट दैट वाज मोस्टली फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ वेस्ट पाकिस्तान. और धीरे धीरे इस कारण से जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग हैं, जो बंगाली बोलने वाले मुस्लिम लोग हैं, जो कल्चर वाइज ज़्यादा क्लोज हैं बंगाली लोगों से, जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं, वो धीरे धीरे उन लोगों ने एक लिबरेशन वॉर स्टार्ट किया. मतलब एक तरह की अपनी इंडिपेंडेंस की वॉर स्टार्ट कर दी. एंड दे स्टार्टेड अ स्ट्रगल अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान इन ऑर्डर टू गेन इंडिपेंडेंस. तो इन्होंने अब इंडिपेंडेंस के लिए अपनी एक मूवमेंट स्टार्ट कर दी. एक इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन भी फ्लोट किया जिसका नाम था मुक्ति बाहिनी. एंड दिस मुक्ति बाहिनी फॉट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ ईस्ट पाकिस्तान फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान. और इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया. पाकिस्तानी आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन सर्च लाइट. और ये ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च किया गया बाय पाकिस्तानी आर्मी ऑन 25 मार्च 1971, जिसका पर्पस था कि मुक्ति बाहिनी और बाकी सारे प्रोटेस्टर्स जो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं फॉर इंडिपेंडेंस, उनको सप्रेस किया जाए. तो इस कारण से पाकिस्तानी आर्मी पहुंची इस ईस्ट पाकिस्तान रीजन में और उन्होंने फिर यहाँ पे जो भी प्रोटेस्टर्स थे उनको सप्रेस करना शुरू किया, टॉर्चर करना शुरू किया, मारना शुरू किया. और इस कारण से बहुत सारे जो सिविलियंस थे, जो इस एरिया में रहने वाले लोग थे, जो प्रोटेस्टर्स नहीं भी थे, उनके खिलाफ भी एट्रोसिटीज़ हुई, उनके खिलाफ भी टॉर्चर हुआ. और इस कारण से इन लोगों ने इलीगल तरीके से इंडियन टेरिटरीज में घुसना शुरू कर दिया. बहुत सारे लोग बांग्लादेश से, जो उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान था, उससे हमारे स्टेट में जैसे वेस्ट बंगाल में या बिहार में घुस आए. और काफ़ी सारे लोग उस टाइम में असम के अंदर भी घुस आए, जिस कारण से आप सबको पता है कि बाद में असम मूवमेंट स्टार्ट हुआ इन 1979. तो the point that I'm trying to make that because of this operation searchlight and associated atrocities, a refugee crisis started in India. बहुत सारे लोग इलीगल तरीके से, बहुत सारे रिफ्यूजी जो ईस्ट पाकिस्तान में रहते थे वो इंडिया में घुस आए. और अगर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन कि हम रिपोर्ट को माने, then according to this report in 1971 about 1 crore refugees from East Pakistan illegally entered into India. और इस कारण से इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था. इट वॉज क्रिएटिंग अनड्यू स्ट्रेस ऑन द लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया. इट वॉज लीडिंग टू चेंज इन द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट्स
हु वेयर एडजॉइंट विद ईस्ट पाकिस्तान। तो अननेसेसरी ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में घुस रहे थे, उन कारण से इंडिया के ऊपर ओवरऑल प्रेशर बिल्ड हो रहा था, चाहे वो इकोनॉमिक प्रेशर हो या डेमोग्राफिक प्रेशर हो। और इसको रिजॉल्व करने का डिटर्मिनेशन लिया फिर उस टाइम के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने। इंदिरा गांधी जी ने फैसला लिया कि वो अब इंडियन आर्मी को भेजेंगी ईस्ट पाकिस्तान के अंदर और ईस्ट पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट करा देंगी। इससे डबल फ़ायदे होते, एक तो पाकिस्तान के दो टुकड़े हो जाते तो पाकिस्तान रिलेटिवली वीक हो जाता, और दूसरा ये रिफ्यूजी क्राइसिस वुड कम टू एन एंड। तो इस कारण से उस टाइम की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इंडियन आर्मी को रेडी रहने को कहा। इन मार्च 1971 इटसेल्फ जब ऑपरेशन सर्च लाइट हुआ और रेफ्यूजी क्राइसिस स्टार्ट हुए, तभी प्रधानमंत्री ने कह दिया था इंडियन आर्मी को रेडी रहने को। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। देयर वर मेनी चैलेंजेस फॉर इंडिया एज वेल। जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो उस टाइम की दो मेजर कंट्रीज थे, यूएस और चाइना, चाइना एंड यूएस बोथ वेयर गिविंग फुल फ्लेजेड सपोर्ट टू पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया। तो इस कारण से चाइना तो इसलिए सपोर्ट कर रहा था क्योंकि 1962 वॉर के बाद इंडिया और चाइना के बीच में हॉस्टिलिटी डेवलप हो गई थी, और यूएस इसलिए सपोर्ट कर रहा था क्योंकि पाकिस्तान हैड ज्वाइंट यूएस ब्लॉक ड्यूरिंग कोल्ड वॉर टाइम। तो नेचुरली यूएस एंड चाइना बोथ वेयर सपोर्टिंग पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया। इस कारण से ये जो प्लानिंग थी इंदिरा गांधी जी की, वो इतनी आसान नहीं थी कि ईस्ट पाकिस्तान में जाकर के ईस्ट पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया जाए। लेकिन इंदिरा गांधी शोड अ फाइन डिप्लोमेसी, उन्होंने बहुत ही स्ट्रैटेजिक डिस्प्ले दिखाया ऑफ डिप्लोमेसी, और उन्होंने इस चीज़ को कर दिखाया। उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर करा दिया। इंडियन आर्मी गई ईस्ट पाकिस्तान में और उसने ईस्ट पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बांग्लादेश बना दिया। जरा देखते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ डिप्लोमेसी वाज अडॉप्टेड। सबसे पहले तो यूएस के इम्पैक्ट को काउंटर करने के लिए, अमेरिका के इम्पैक्ट को काउंटर करने के लिए, ताकि अमेरिका इंडिया के खिलाफ एक्ट ना करे जब इंडियन आर्मी इंटर करे ईस्ट पाकिस्तान में। तो उसके लिए इंडिया ने सबसे पहले फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की यूएसएसआर के साथ इन 1971, ताकि यूएस के इम्पैक्ट को काउंटर किया जाए। उसके अलावा आप सबको पता है कि इंडिया और ब्रिटेन के रिलेशंस अच्छे हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे हैं। उसके पीछे जो कारण है कि दोनों ही कंट्रीज़ का एक कॉलोनियल हिस्ट्री है। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने फैसला लिया कि रादर दैन हैविंग अ बिटर रिलेशनशिप विथ ब्रिटेन बिकॉज ऑफ आवर कॉलोनियल रिलेशनशिप, लेट अस हैव अ गुड टाइज। और इस कारण से इंडिया ने कॉमनवेल्थ भी ज्वाइन किया, और इस तरह से इंडिया ने एक अच्छी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप मेंटेन की ब्रिटेन के साथ आफ्टर इंडिपेंडेंस, और उसका फ़ायदा उठाया इंदिरा गांधी जी ने। इंदिरा गांधी जी ने ब्रिटेन की मदद से सारे यूरोपियन कंट्रीज़ को इनकरेज किया कि वो यूएस को परसुएड करें कि यूएस शुड नॉट गो एट वॉर। जब इंडियन आर्मी ईस्ट पाकिस्तान में जाए उस टाइम में यूएस शुड नॉट गो एट वॉर अगेंस्ट इंडिया। इसके लिए परसुएड किया इंदिरा गांधी जी ने यूरोपियन कंट्रीज़ को, और यूरोपियन कंट्रीज़ ने यूएस को परसुएड किया। और इस तरह से यूएस इनडायरेक्टली मान गया कि ठीक है, इफ़ इंडियन आर्मी डज सम इंटरवेंशन इन ईस्ट पाकिस्तान, यूएस विल नॉट इंटरफियर। और यूएस ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज़ किया कि यूएस मोरली साथ है पाकिस्तान के, साइकोलॉजिकली साथ है पाकिस्तान के। तो इसका मतलब साफ था कि यूएस अब आर्म्ड सपोर्ट नहीं करेगा पाकिस्तान को, यूएस अब मिलिट्री सपोर्ट नहीं करेगा, यूएस बस साइकोलॉजिकल सपोर्ट करेगा। तो इस तरीके से इंडिया को एक कॉन्फिडेंस आ गया कि यूएस विल नॉट इंटरफियर। तो यूएस इंपैक्ट वाज काउंटर्ड। दूसरा, चाइना इंपैक्ट को या चाइना थ्रेट को काउंटर करने के लिए हमने ये जो अटैक है इन ईस्ट पाकिस्तान, इसको डिले किया टिल दिसंबर। आपको पता है सर्च लाइट, ऑपरेशन सर्च लाइट मार्च में ही स्टार्ट हो गया था। हमारी सरकार ने पूरा समर और मॉनसून वेट किया, विंटर के आने का वेट किया, और उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान में हमने इंटर किया। तो विंटर से क्या फ़ायदा होगा वो हम अगले स्लाइड पे समझ जाएंगे। उसके अलावा रसिया की मदद से भी हमने चाइना के इम्पैक्ट को बहुत हद तक कंट्रोल किया। तो ये दोनों पॉइंट को अगले स्लाइड्स की मदद से समझते हैं। देखो, रसिया की मदद से, यूएसएसआर की मदद से हमने क्या किया। यूएसएसआर ने क्या किया कि चाइना और रसिया का जो बॉर्डर है वहाँ पे अपनी आर्मी बढ़ा दी। तो इस कारण से चाइना को मजबूरी में अपने कुछ आर्मी जो इंडियन बॉर्डर्स पे लगे हुए थे, चाइनीज़ आर्मी, उनको डाइवर्ट करना पड़ा टुवार्ड्स रसिया चाइना बॉर्डर। तो इस कारण से अब इस बॉर्डर के पास चाइनीज़ सोल्जर्स थोड़े कम हो गए। तो इस तरीके से इंडिया ने एक चाइनीज़ थ्रेट को कम किया। काफ़ी सारे सोल्जर्स बिकॉज ऑफ रसियन थ्रेट, बहुत सारे सोल्जर्स यहाँ डाइवर्ट हो गए।
और दूसरा काम किया कि इंडिया ने वेट किया टिल दिसंबर। दिसंबर से फ़ायदा क्या होगा, देखो वैसे तो सर्चलाइट मार्च में स्टार्ट हो गया था, लेकिन इंडिया ने वेट किया दिसंबर तक, क्योंकि दिसंबर में ये जो हिमालयन रीजन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो जाता है। जब स्नोफॉल हो जाता है तो कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, और इस कारण से चाइनीज़ सोल्जर्स के लिए अब इतना आसान नहीं होता इस साइड में इंटर करके ईस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करना। तो इस कारण से इंडियन आर्मी ने दिसंबर तक का वेट किया, और दिसंबर में फिर दिस गेम वाज क्वाइट सिंपल फॉर इंडियन आर्मी। इट वाज जस्ट एन इन एंड आउट जॉब फॉर इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी गई और बस 12-13 दिनों में उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बांग्लादेश डिक्लेयर कर दिया। देखते हैं कैसे। देखो एज आई सेड, ऑन 3 दिसंबर 1971 इंडियन आर्मी एंटर्ड इनटू ईस्ट पाकिस्तान, और बस 13 दिनों में ही ऑन 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तानी आर्मी सरेंडर्ड। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी के जनरल नियाजी कैसे एक सरेंडर एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं along with Indian Army General J.S. अरोरा। तो 13 दिनों में ही पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया, और पाकिस्तान को चाइना का कोई भी सपोर्ट नहीं मिल पाया, क्योंकि 13 दिन बहुत कम होते हैं। चाइनीज़ आर्मी प्लान नहीं कर पाई उस हिसाब से कि स्नोफॉल वाले एरिया से भी वो रास्ता बना करके वो ईस्ट पाकिस्तान में इंटर करें टू सपोर्ट पाकिस्तान। तो दिस वाज अ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। अगर यही चीज़ हमने समर में किया होता तो फिर चाइनीज़ आर्मी का सपोर्ट मिला होता पाकिस्तानी आर्मी को, एंड इन दैट केस इट वुड हैव नॉट बीन ईजी फॉर इंडिया। तो इस तरीके से इंडिया ने एक इंडिपेंडेंट कंट्री बांग्लादेश क्रिएट करा दिया। तो एक बात तो तय है कि इंडिया प्लेड अ क्रूशियल रोल, क्रिटिकल रोल इन बर्थ ऑफ बांग्लादेश, और इस कारण से जो इनिशियल ईयर्स थे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, वो दीज डेज वेयर डेज ऑफ गुड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू कंट्रीज। और 1971 में बांग्लादेश एक कंट्री बना, और 1972 में ही इंडिया और बांग्लादेश ने एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन भी साइन किया। लेकिन ये जो गुड टाइज है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, इट कुड नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग, और धीरे धीरे दोनों कंट्रीज़ के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी आने लगे। सबसे पहला मेजर डिफरेंस आया 1975 में, जब ये गंगा नदी के ऊपर भारत सरकार ने फैसला लिया दैट इट विल क्रिएट अ बराज, फरक्का बराज, मतलब एक तरह का डैम। आप देखो यहाँ पे एक फरक्का बराज या एक डैम बनाने का फैसला लिया भारत सरकार ने। इस फरक्का बराज को बनाने का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि इस गंगा नदी के आगे यहाँ पे कोलकाता पोर्ट पे सिल्टेशन को कम किया जाए। जो गंगा नदी बहुत सारा सैंड लेकर के आती है अपने साथ, वो सैंड जमा होने लगता है कोलकाता पोर्ट के आसपास, और सैंड जमा होने के कारण ये पोर्ट बार बार भर जाता है सैंड से, और इस कारण से ये पोर्ट काम नहीं कर पाता अच्छे से। तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक दैट एक्सेसिव सिल्ट कमिंग फ्रॉम गंगा रिवर लेड टू प्रॉब्लम इन फंक्शन ऑफ कोलकाता पोर्ट, और इस कारण से भारत सरकार ने फैसला लिया कि वो एक फरक्का बराज बनाएंगे, और इस फरक्का बराज की मदद से जो एक्सेसिव सिल्ट आ रही है गंगा नदी की, उसको यहीं रोक लेंगे। लेकिन बांग्लादेश ने इस फरक्का बराज के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन रेज किया। बांग्लादेश का कहना था कि फरक्का बराज की मदद से भारत सरकार ज़्यादा पानी अपने तरफ हुगली नदी के सहारे, आपको पता है कि गंगा नदी जब ये बांग्लादेश में इंटर करती है तो इसी को पद्मा नाम से जाना जाता है, और जब ये वेस्ट बंगाल में इंटर करती है तो इसको हुगली नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश सरकार ने क्लेम क्या किया कि भारत सरकार फरक्का बराज की मदद से ज़्यादा पानी इस गंगा नदी का हुगली की तरफ ट्रांसफ़र करना चाहती है, और पद्मा का पानी इस हिसाब से कम हो जाएगा, और इस कारण से बांग्लादेश ने इंडिया के खिलाफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कंप्लेन कर दिया। तो ये पहला मैटर था जब दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में एक तरह का कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने दोनों ही कंट्री को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप इस मुद्दे को आपसी समझबूझ से ऑन बायलैटरल ग्राउंड्स रिजॉल्व करें। जो दूसरा मेजर कन्फ्लिक्ट हुआ दैट वाज बिकॉज ऑफ असम मूवमेंट। जब असम मूवमेंट स्टार्ट हुआ इन 1979, दैट वाज मोस्टली टारगेटेड अगेंस्ट इलीगल माइग्रेंट्स कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश, और जब बांग्लादेशी लोगों को टारगेट करना शुरू किया गया असम के अंदर बिकॉज ऑफ देयर इलीगल इन्फ्लक्स इन असम, तो फिर नेचुरली इंडिया और बांग्लादेश के बीच में थोड़े से कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए। जो तीसरा मेजर फैक्टर है वो है रिगार्डिंग वाटर शेयरिंग ऑफ मेनी रिवर्स। देखो कम से कम 54 ऐसे रिवर्स हैं जो इंडिया और बांग्लादेश साथ में शेयर करते हैं, तो इस कारण से नेचुरल है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कुछ वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट रहेगा। तो कई सारे रिवर्स के वाटर को शेयर करने से रिलेटेड डिस्प्यूट है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, लेकिन जो मेजर रिवर्स या वाटर डिस्प्यूट है दैट इज़ रिगार्डिंग तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर आपको पता होगा, इट स्टार्ट्स इन सिक्किम देन इंटर्स इनटू देन बांग्लादेश। तो ये तीस्ता रिवर के शेयरिंग में तो वाया वेस्ट बंगाल,
सिक्किम से स्टार्ट होकर के वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश में एंटर करती है। तो तीस्ता रिवर के शेयरिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। इनफैक्ट 2011 में दोनों देशों ने लगभग इस तीस्ता वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर ही लिया था, जब उस टाइम के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वाज अबाउट टू साइन फाइनल अग्रीमेंट विद बांग्लादेश गवर्नमेंट। लेकिन फिर उस टाइम में वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया एंड सी थ्रेटेंड कि वो सरकार गिरा देंगी दिल्ली में, वो अपना सपोर्ट खींच लेंगे, और इस कारण से ये तीस्ता अग्रीमेंट 2011 में साइन नहीं हो पाया। और ये तीस्ता अग्रीमेंट अभी तक एक मेजर कंसर्न बना हुआ है दोनों ही देशों के बीच में। उसके अलावा बराक नदी के ऊपर एक डैम बनाना चाहता है इंडिया, तिपाईमुख डैम, दैट इज एट जंक्शन ऑफ मिजोरम, असम एंड मणिपुर। यहाँ पे कहीं पे एक तिपाईमुख डैम बनाना चाहता है। ये तिपाईमुख डैम इज ऑल्सो अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न बिटवीन द टू कंट्रीज़। उसके अलावा दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में मैरी टाइम डिस्प्यूट भी होते रहते हैं, मतलब ओशंस को लेकर के और ओशन के रिसोर्सेज को लेकर के भी डिस्प्यूट होते रहते हैं। चूँकि दोनों ही कंट्री कॉन्टिनेंटल सेल्फ शेयर करते हैं इस एरिया में देखो, तो इस कारण से कॉन्टिनेंटल सेल्फ को लेकर के दोनों ही कंट्री के बीच में डिस्प्यूट हो गया। और 2009 में बांग्लादेश ने इंडिया के खिलाफ एक यूनाइटेड नेशन ट्रिब्यूनल में कंप्लेंट रजिस्टर कर दिया रिगार्डिंग दिस कॉन्टिनेंटल सेल्फ dispute, and that decision in this United Nations Tribunal was given in 2014, and according to this 4/5 of this continental self tribute was given to Bangladesh, and this decision given by United Nations Tribunal is binding on both countries। तो इन सारे इशूज़ की मदद से मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि वैसे तो इंडिया प्लेड द मोस्ट क्रिटिकल रोल इन इंडिपेंडेंस एंड बर्थ ऑफ दिस कंट्री बांग्लादेश, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ सो मेनी आउटस्टैंडिंग इशूज़ नाउ दीज कंट्रीज हैव क्रिएटेड मच डिफरेंसेस, और चाइना इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। नाउ चाइना इज एंटरिंग इनटू द इक्वेशन। सो लेट अस सी द चाइना फैक्टर इन इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। इस आर्टिकल में यही कहा गया कि बिकॉज ऑफ द राइजिंग डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, मोस्टली बिकॉज ऑफ वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट, चाइना इसका फ़ायदा उठा रहा है, एंड बांग्लादेश ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज बिकमिंग प्रो चाइना। तो इंडिया के लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि बाकी सारे जो हमारे पड़ोसी देश हैं, नेबरहुड कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, दे आर ऑलरेडी बिकमिंग प्रो चाइना। देखो, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान इज़ कंसिडर्ड टू बी ऑल वेदर फ्रेंड ऑफ चाइना, राइट। ऑल वेदर फ्रेंड इसलिए क्योंकि दोनों पाकिस्तान और चाइना का जो मेन कंसर्न है, जो मेन स्ट्रैटेजिक उनका एम है, वो है टू काउंटर इंडिया। तो इस कारण से दोनों ही ऑल वेदर फ्रेंड कहे जाते हैं। ये टर्म्स आप लिख सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वही फंडा काम करता है पाकिस्तान और चाइना के लिए अगेंस्ट इंडिया। एंड पाकिस्तान इज कंसिडर टू बी लो कॉस्ट डेटरेंस अगेंस्ट इंडिया फॉर चाइना। तो एक सस्ता हथियार है पाकिस्तान, थोड़े पैसे दे दो वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैलाना शुरू कर देगा इंडिया के अंदर। तो चाइना के लिए पाकिस्तान इज कंसिडर टू बी ए लो कॉस्ट डेटरेंस, सस्ता हथियार टेररिज्म फैला करके इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए। इस कारण से चाइना और पाकिस्तान हमेशा ही क्लोज रहते हैं। तो पाकिस्तान इज तो एनीवे प्रो चाइना। उसके अलावा नेपाल, आप सबको पता है कि हाल फिलहाल में नेपाल के अंदर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है अंडर केपी ओली, और कई सारे अननेसेसरी डिस्प्यूट जो हम पीसफुल तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं उसको नेपाल अननेसेसरी इंटरनेशनल लेवल पे रेज कर रहा है। फॉर एग्जांपल काला पानी डिस्प्यूट। श्रीलंका के अंदर आपको पता है कि पिछले साल नवंबर में गोटबाया राजपक्षा बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ SLFP, श्रीलंकन फ्रीडम पार्टी, और श्रीलंकन फ्रीडम पार्टी हमेशा से ही प्रो चाइना रही है। तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक दैट आवर नेबर कंट्रीज आर बिकमिंग प्रो चाइना, और वैसे टाइम में वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज बांग्लादेश। और बांग्लादेश के ऊपर चाइना चेकबुक डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रहा है। चेकबुक डिप्लोमेसी को सरल शब्दों में बोले तो अपने पैसे का इस्तेमाल करके आप किसी भी कंट्री की अगर फॉरेन पॉलिसी को और उसके डिप्लोमेसी को अगर आप जब डायरेक्ट करते हैं तो उसको कहते हैं चेकबुक डिप्लोमेसी। व्हेन यू यूज योर इकोनॉमिक एड, इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू गेट फेवर फ्रॉम एनी फॉरेन कंट्री, देन दैट पॉलिसी इज़ नोन एज चेकबुक डिप्लोमेसी। चाइना बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है बांग्लादेश के अंदर, बहुत सारा लोन दे रहा है बांग्लादेश को, ताकि बांग्लादेश ज़्यादा ज़्यादा प्रो चाइना हो सके और इस तरह से बांग्लादेश को भी एंटी इंडिया बनाया जा सके। एंड दिस इज नोन एज चेकबुक डिप्लोमेसी ऑफ China towards Bangladesh. Let us see some of the examples of checkbook diplomacy of China towards Bangladesh. देखो, हाल फिलहाल में चाइना बेस्ड जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल एजेंसी है, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इट हैज़ अप्रूव्ड अ लोन ऑफ $250 million टू बांग्लादेश। चाइना इज़ द टॉप trading partner of Bangladesh since 2015.
Chinese investment in Bangladesh has gone beyond $38 billion. Bangladesh is already part of Belt and Road Initiative of China, और Chittagong Port under Belt and Road Initiative of China is being developed by China. China is building Bangladesh first smart city जिसका नाम है पूर्वांचल. कई सारे और भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चाइना बांग्लादेश के अंदर लेकर के आ रहा है, जैसे चाइनीज इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल जोन, द पायरा पावर प्लांट, 8th चाइना बांग्लादेश फ्रेंडशिप ब्रिज एंड इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर. इस तरह के कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाइना बांग्लादेश के अंदर लेकर के आ रहा है. सो दीज कैन बी कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ चेकबुक डिप्लोमेसी. अपने पैसे का इस्तेमाल करके, इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल करके वो बांग्लादेश से डिप्लोमेटिक फेवर लेगा, वो प्रो चाइना बनाएगा बांग्लादेश को, एंड इन दैट वे बांग्लादेश विल बिकम एंटी इंडिया. What India can do, how India should respond. तो सबसे पहले तो इंडिया को जो भी आउटस्टैंडिंग वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करना चाहिए. हमें आपस के इंटरनल पॉलिटिक्स में नहीं फंसना चाहिए. जैसे हमने 2011 में अगर तीस्ता वाटर डील साइन कर लिया होता तो अभी तक इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इतने डिफरेंसेस नहीं आते. उसके अलावा बांग्लादेश के साथ जो भी हमारे कल्चरल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल टाइज हैं उन सबको हमें रिवाइव करने की ज़रूरत है, ताकि हम लोग बांग्लादेश को ना लूज़ करें टू चाइना. द वे वी हैव लॉस्ट Iran to China. Iran was a prized friend of India, but slowly we have lost Iran to China because of Katsa law. Similarly, we should not lose Bangladesh to China. The next article is taken from international segment. It is about 750 billion euros deal in European Union. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. सबसे पहले करंट न्यूज़ समझते हैं. तो देखो, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ ने, आप सबको मैंने 2 दिनों पहले ही बताया था कि यूरोपियन यूनियन इज अ सेमी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 27 यूरोपियन कंट्रीज़. तो यूरोपियन यूनियन मैं आपको बता चुका हूं. अब इन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ ने, इन 27 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ ने एक रेस्क्यू पैकेज फाइनलाइज किया है फॉर रिवाइवल ऑफ दीज यूरोपियन यूनियन इकोनॉमीज़ फ्रॉम कोरोना वायरस पैंडेमिक. तो कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण जो इकोनॉमिक डैमेज हुआ है उससे रिवाइवल के लिए इन्होंने एक रिलीफ पैकेज या रेस्क्यू पैकेज अनाउंस किया है. ये रेस्क्यू पैकेज होगा ऑफ अबाउट 750 बिलियन यूरोस. अगर डॉलर में बात की जाए देन इट विल बी अबाउट 857 बिलियन डॉलर्स. Out of this 750 billion euros, 390 billion euros will be given as a grant to those countries who have been hardest hit by pandemic. तो जिन कंट्रीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, उनको ये 390 बिलियन यूरोज़ का ग्रांट दिया जाएगा. तो नेचुरली जो कंट्रीज़ जिसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा वो हैं इटली और स्पेन, क्योंकि आपको पता है कि इन्हीं दोनों कंट्रीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के इम्पैक्ट्स पड़े थे. यहीं पर सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ भी हुई थी. और ब्रिटेन who has left European Union in January, आपको पता है ब्रेक्सिट. तो बिकॉज ऑफ दिस ब्रेक्सिट ब्रिटेन विल नॉट बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस एड प्लान. ये फंड कैसे इस्तेमाल किया जाएगा वो भी ज़रा देखते हैं. तो जो कंट्री जब सबसे ज़्यादा जिनके ऊपर इम्पैक्ट हुआ जैसे इटली एंड स्पेन, दे विल बी गिवन ग्रांट नॉट लोन. ग्रांट मतलब एक बार के लिए पैसा दे दिया गया, बस वो लोन नहीं है कि वापस से इनको चुकाना है. वो पैसा मिल गया इनको और ये अब उसको यूज कर सकते हैं विदाउट एनी ऑब्लिगेशन टू पे इट बैक. तो इस तरीके से इन सारे कंट्रीज़ को ये पैसा वापस चुकाना नहीं होगा. दैट विल नॉट ऐड टू देयर फिस्कल डेफिसिट. अब इस पॉइंट का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? देखो, हो सकता है कि डायरेक्टली हमसे एक बात पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ साइंड अ रिकवरी प्रोग्राम फ्रॉम कोरोना वायरस. तो इस तरह का प्रीलिम्स में सवाल आ सकता है. मेंस में हम आंसर राइटिंग में इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो कभी भी अगर रीजनल कोऑपरेशन पे सवाल हो कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, वहाँ पे हम इसको एक एग्जांपल की तरह यूज कर सकते हैं कि हाउ रीजनल कोऑपरेशन अमंगस्ट यूरोपियन कंट्रीज इन यूरोपियन यूनियन लेड टू रिवाइवल पैकेज प्लान ऑफ दीज यूरोपियन कंट्रीज. तो इसी तरीके का हम फिर लिख सकते हैं कि हम अपने साउथ एशियन रीजन में रिवाइवल प्रोग्राम ला सकते हैं. वी कैन ब्रिंग मोर रीजनल कोऑपरेशन इन साउथ एशियन कंट्रीज. वी कैन अगेन रिवाइव सार्क. सार्क आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये कोरोना वायरस पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था तो अप्रैल मंथ में ही एक इमरजेंसी फंड का ऐलान किया था जिसमें $10 मिलियन इंडिया ने उसमें कंट्रीब्यूट भी किया था. तो अब यूरोपियन यूनियन रिकवरी प्लान से थोड़ी सी सीख लेकर के, टेकिंग ए हिंट्स और क्यू फ्रॉम यूरोपियन यूनियन रिकवरी प्लान, वी कैन ऑल्सो प्लान फॉर सार्क रिकवरी फंड फॉर इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज. ये जो सार्क इमरजेंसी फंड था वो तो बस मेडिकल सपोर्ट के लिए था. हम ओवरऑल अपने 8 साउथ एशियन कंट्रीज़ के इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए हम लोग सार्क रिवाइवल फंड या रिकवरी फंड भी बना सकते हैं, टेकिंग ए हिंट्स फ्रॉम यूरोपियन यूनियन रिकवरी प्लान.
द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इकोनॉमिक सेगमेंट. इट इज़ अबाउट India US proposed free trade agreement. This topic is important from our syllabus paper for Indian economy point of view. सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं. तो देखो, इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने कहा है कि इंडिया ने ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर लिया है प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट PTA विथ US. लगभग 100 गुड्स एंड सर्विसेज के लिए ये PTA एप्लीकेबल होगा और आने वाले 2-3 दिनों में इसको फॉर्मली अनाउंस कर दिया जाएगा. उसके अलावा इंडिया इज ऑल्सो नेगोशिएटिंग अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA विथ US, लेकिन अभी इसको साइन होने में थोड़ा वक्त लगेगा. सो शॉर्ट टर्म में हमने PTA लगभग फाइनलाइज कर लिया है और अब हम इसको अनाउंस करने वाले हैं फॉर्मली, जबकि लॉन्ग रन में वी वांट टू हैव अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ द US. तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड FTA एंड PTA प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के बीच का अंतर जरा समझ लेते हैं. देखो, अगर दो कंट्री A एंड B हैज साइंड PTA मतलब प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, इन दोनों कंट्रीज ने साइन किया, तो इसका मतलब ये है कि दे विल मेक अ लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जिसमें वो ट्रेड करेंगे एट डिस्काउंटेड रेट. डिस्काउंटेड रेट मतलब इन सारे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी को घटा देंगे. जब आपस में ये ट्रेड करेंगे तो इन सारे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी को घटा देंगे. दैट इज़ नोन एज प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन दीज टू कंट्रीज. लेकिन अगर दो कंट्री ने आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया तो इसका मतलब ये है कि नाउ दे विल क्रिएट ए लिस्ट जिसमें ओनली दोज आइटम विल बी केप्ट जिस पे उन्होंने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं घटाया है. यानी कि कुछ एक एक्सेप्शन आइटम्स जैसे कि ये आइटम इन सब पे हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं घटाया है बिकॉज ऑफ एनी फैक्टर, सिक्योरिटी फैक्टर और एनी अदर फैक्टर. अदरवाइज ऑन एवरीथिंग एल्स the import and export duty will be reduced, the quota will be reduced. तो that is the difference between PTA and FTA. तो naturally अब आपको एक बात पता लगी होगी कि PTA से काफ़ी broadened sense में काम करता है FTA. हजारों आइटम के पे दो कंट्री ट्रेड करती हैं हजारों आइटम में. जब हम PTA बनाते हैं तो उसमें से 50-100 आइटम पे फाइनलाइज कर देते हैं कि इन आइटम्स पे हम लोग सस्ते इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी रखेंगे. लेकिन अगर हम FTA साइन करते हैं तो हजारों आइटम्स में से हम खाली 10-20-50 आइटम पे बोलते हैं कि इस पे खाली हम कंसेशन नहीं देंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं घटाएंगे, बाकी हर चीज़ पे घटाएंगे. सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक दैट FTA इज अ वाइडर इंटरैक्शन, वाइडर एग्रीमेंट दैन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट. और अभी इंडिया ने लगभग 100 गुड्स एंड सर्विसेज के लिए नेगोशिएट किया है विथ US. तो इसी कारण से इसको हम लोग प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कह सकते हैं. PTA लगभग 100 आइटम्स की एक लिस्ट बनाई है जिसपे हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी कम करेंगे. लॉन्ग रन में इंडिया वांट्स टू हैव अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसमें ज़्यादातर आइटम्स पे हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी कम रखेंगे ताकि हम दोनों के बीच में ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा हो. कुछ एक बस आइटम अलाउ किए जाएंगे जिस पे हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी कम नहीं करेंगे. एक बार जरा डिटेल में समझ लेते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट. देखो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज अ पैक्ट बिटवीन 2 और मोर नेशंस टू रिड्यूस बैरियर्स ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अमंग्स देम. अंडर ए फ्री ट्रेड पॉलिसी गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी बॉट एंड सोल्ड अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स विथ लिटिल और नो गवर्नमेंट टैरिफ, कोटा, सब्सिडी और प्रोहिबिशंस. तो सरल शब्दों में अगर दो कंट्री या दो ग्रुप आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करता है तो लगभग सारे प्रोडक्ट्स पे आराम से ट्रेड किया जा सकता है. देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ कोटा, देयर विल बी नो टैरिफ्स, देयर विल बी वेरी लेस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी. इंडिया ने ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन सारे कंट्रीज़ के साथ साइन कर रखा है, जैसे सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, आसियान है, ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इनके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है. चिली के साथ है हमारा, जापान के साथ है, अफगानिस्तान, साउथ कोरिया, सार्क कंट्रीज़ के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसको हम कहते हैं साफ्टा. उसके अलावा श्रीलंका के साथ हमारा अलग से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है. ये नाम आपको याद रखने हैं फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. जबकि कुछ एक कंट्रीज़ के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी नेगोशिएशन में है, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ. फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डिस्कस कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं. ये ऑलरेडी मैं आपके साथ डिटेल में बता चुका था. यूरोपियन यूनियन के साथ जो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है BTIA, बायलैटरल ट्रेड इनिशिएटिव एग्रीमेंट. और उसके अलावा न्यूजीलैंड से हम नेगोशिएट कर रहे हैं, UK के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, US के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं और मॉरिशस के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं. तो US के साथ जो हम नेगोशिएट कर रहे हैं वो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि US के साथ पहला स्टेप तो कम से कम फाइनलाइज हो गया, हमने प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया. अब हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए नेगोशिएट करेंगे और हो सकता है कि आने वाले 2-4 सालों में US के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर लें.
अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं कि इससे क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो है ऑफ कोर्स इट विल एक्सपैंड ट्रेड बास्केट। अगर दो कंट्री आपस में कोटा रिस्ट्रिक्शन कम कर दे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी कम कर दे, तो ट्रेड वॉल्यूम राइज कर जाता है, मोर एंड मोर गुड्स विल बी ट्रेडेड, तो नेचुरली इट विल एक्सपैंड ट्रेड बास्केट। बट इसके कुछ निगेटिव्स भी हैं जो खासकर इंडिया के केस में इंडिया को देखने को मिल रहा है कि जब हम किसी भी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, उसके बाद ये देखा गया है कि उस कंट्री से हमारे यहाँ पे इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है जबकि हमारा एक्सपोर्ट उस कंट्री को कम हो रहा है, तो रिलेटिव फ़ायदा हमें उतना नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल हमने सिंगापुर के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया, तो उसके बाद से सिंगापुर से इंडिया में आने वाले इंपोर्ट बहुत बढ़ गए हैं जबकि इंडिया से सिंगापुर में जाने वाले एक्सपोर्ट अभी भी उतने नहीं बढ़े। सो इन दैट प्रोपोर्शन हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पा रहा है। रीजन बीइंग आर मैन्युफैक्चरर्स, हमारे जो इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे आर नॉट दैट कॉम्पिटिटिव, तो हम कम्पीट नहीं कर पाते हैं और इस कारण से हमारा एक्सपोर्ट उतना नहीं बढ़ पाता है इन द सेम प्रोपोर्शन, and that is why it is leading to trade deficit for India from these free trade agreements. So ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है इंडिया के लिए और यही कारण है कि इंडिया ने RCEP को लास्ट में ज्वाइन करने से मना कर दिया। आप सबको पता होगा लास्ट ईयर मैंने भी काफ़ी डिस्कस किया था इन द लास्ट लेग इटसेल्फ। 2011 से हम RCEP जो एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इन इंडो पैसिफिक रीजन, एक तरह का प्रपोज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है अमंग्स द इंडो पैसिफिक कंट्रीज़, उस RCEP को इंडिया ने लास्ट मोमेंट में लास्ट ईयर नवंबर में ज्वाइन करने से मना कर दिया। रीज़न भी इंडिया को लगा कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ज्वाइन करने के बाद इंडिया के अंदर इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ेगा लेकिन इंडिया को उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। सो ओवरऑल इंडिया विल फेस द प्रॉब्लम ऑफ ट्रेड डेफिसिट। सो दिस इज़ वन प्रॉब्लम दैट इंडिया इज़ फेसिंग बिकॉज ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उसके अलावा जो दूसरा प्रॉब्लम है उसको हम कहते हैं स्पैगेटी बॉल फिनोमिना, प्रॉब्लम्स कमिंग फ्रॉम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो जरा समझते हैं कि स्पैगेटी बॉल फिनोमिना है क्या। दिस स्पैगेटी बॉल फिनोमिना वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिक सर्वे इन 2016, जिसमें उसने कहा था कि मल्टीपल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लीड्स टू अननेसेसरी कन्फ्यूजन। तो अगर एक कंट्री बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेता है इस तरह से क्रिस क्रॉस, तो किस कंट्री को हमने क्या कंसेशन दे रखा है, किसी कंट्री को हम कमिट कर देते हैं कि हम तुमसे 10% पे ट्रेड करेंगे, किसी को 15%। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग हाइपोथेटिकली इन सिंप्लीफाइड मैनर। तो अब हम अलग अलग कमिटमेंट कर देते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के साथ, इस कारण से इट क्रिएट्स अननेसेसरी कन्फ्यूजन फॉर द ट्रेडर्स। अब हमारे यहाँ का जो एक्सपोर्टर है उसको समझ ही नहीं आता है, वो कन्फ्यूज हो जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ ये एक्सपोर्ट रेट है, सिंगापुर के साथ वो है। सो मैनी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स क्रिएट्स अननेसेसरी कन्फ्यूजन एंड दैट लीड्स टू ओवरऑल नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एक्सपोर्ट। ऐसा कहा था, सजेस्ट किया था इकोनॉमिक सर्वे ने 2016, जिसको नाम दिया था उसने स्पैगेटी बॉल फिनोमेना। जैसे हमारा चाउमीन का बॉल होता है उस तरह से ये स्पैगेटी बॉल हो जाता है, अननेसेसरी कंफ्यूजन, क्रिस क्रॉस। नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम आसाम सेगमेंट, यूनाइटेड नेशन टू हेल्प ऑन आसाम फ्लड। ये एक छोटा सा आर्टिकल है और इसको हम कहीं भी अपने आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते हैं ये न्यूज़ आर्टिकल है क्या। तो स्पोक्सपर्सन ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन स्टेफन ज्यूरिक ने कहा है दैट यूनाइटेड नेशन स्टैंड्स रेडी टू सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इफ़ रिक्वायर्ड ऑन आसाम फ्लड। तो अब इस स्टेटमेंट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं अपने आंसर राइटिंग में। हम कहीं मान लो ऐसे लिख रहे हो आसाम फ्लड पे, या कभी कोई आंसर लिख रहे हो आसाम फ्लड पे, तो लिख सकते हैं दैट आसाम फ्लड इज़ नॉट जस्ट अ नेशनल प्रॉब्लम बट इट इज़ बिकमिंग अ इंटरनेशनल कंसर्न ऑल्सो। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन एक्सप्रेस्ड इट्स कंसर्न रिगार्डिंग आसाम फ्लड एंड ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इट्स विलिंगनेस टू हेल्प गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ आसाम फ्लड। इस तरह का कुछ हम अपने आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट रिलीज्ड by United Nation. In the segment Target UPSC English 2020, today we'll cover topic number 554 to 556. Topic number 554 is Milk Tea Alliance. It is an informal term coined by social media users because in the region tea is consumed in many nations with milk, with exceptions of China. So countries active in this is Hong Kong, Thailand, Taiwan. तो जो कंट्री में मिल्क के साथ चाय बनाई जाती है उन कंट्रीज़ की एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग को नाम दिया जाता है मिल्क टी अलायंस। ये ग्रुपिंग का नाम मोस्टली स्टार्ट हुआ है फ्रॉम हांगकॉन्ग, थाईलैंड और ताइवान से, जिसको हम कहते हैं मिल्क टी अलायंस। एक तरह का इनफॉर्मल ग्रुपिंग है, इसका कोई भी फॉर्मल सिस्टम नहीं है। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 554. Topic number 555 is about national waterways. So national waterway number 1 is from Allahabad to Haldia on Ganga river. National waterway number 2 is from Sadia to Dhubri on Brahmaputra. National waterway number 3 is from Kottapuram to Kollam in Kerala.
National waterway number 4 is from Bhadrachalam to Rajmundri on Godavari river and Galagali to Wajirabad to Vijayawada on Krishna river. National waterway number 5 is from Talcher to Dhamra stretch on Brahmari river and Harbatia to Dhamra stretch of Mahanadi river. Please attempt this question based on topic number 555. Topic number 556 is about plantation agriculture. The form of commercial farming where crops are grown for profit is called plantation agriculture. The main characteristics of plantation farming is that it is a single crop farming practiced on large area. Crops are mainly grown for the market use. It is both labor intensive and capital intensive. It has an interface of agriculture and industry, and modern industries are adopted for large scale cultivation. Please solve this question based on this topic. This is the answer of question number 551 to 553 that we are given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.